नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। उद्योगपति माल्या के मामले को लेकर के काफी हंगामा चल रहा है। माल्या के मामले को लेकर के राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, लेकिन खबर यह है कि विजय माल्या देश छोड़ करके जा चुके हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जब आउटलुक नोटिस जारी था तो माल्या कैसे देश छोड़ करके बाहर चले गए। इसी को लेकर के राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कई सवाल पूछे, तो जवाब में जेटली ने भी कई सवाल दाग दिए कांग्रेस पर। दरअसल राहुल गांधी ने भी इस मामले को उठाया था और राहुल गांधी ने कहा मीडिया वालों से बात करते हुए कि जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नहीं दिया। जवाब में अरुण जेटली ने क्वार्तरोकी की याद ताजा कर दी और कांग्रेस से कई सवाल पूछे। तो आखिर विजय माल्या का ये मामला है क्या, ये मुद्दा है क्या, वो देश छोड़ करके कैसे चले गए जबकि इतनी सतर्कता बरते जाने का दावा किया जा रहा था, बावजूद इसके वो देश छोड़ के चले गए। कहां हैं, किस जगह है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अभी। विजय माल्या पर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है। बावजूद इसके विजय माल्या देश से निकल जाने में कामयाब हुए। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कैसे विजय माल्या देश से बाहर जाने में कामयाब हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं, सरकारी वकील, उनका कहना था कि विजय माल्या को देश से जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि देश छोड़ करके वो जा चुके हैं। और लेकिन इसके बावजूद सवाल यहां पे अभी भी बरकरार है कि विजय माल्या आखिर इस देश से बाहर कैसे गए। गुलाम नबी आजाद ने सवाल पूछा है कि विजय माल्या कोई सुई नहीं जिसे देखा नहीं जा सकता, 1 किलोमीटर दूर से भी उन्हें देखा जा सकता है। इन्हीं से मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ न्यूज लाइन में, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। 21वीं सदी का शौकिया राजा विजय माल्या, करोड़ों की जायदाद का मालिक, आज कर्ज के पहाड़ तले दबा है या दबने का नाटक कर रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन समेत पूरे देश में गूंज रहा है। दरअसल माल्या ने देश के 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और अब ये कर्ज चुकाने से ये कहकर इनकार कर दिया है कि वो इसे चुकाने में असमर्थ है। अब माल्या के इस जवाब ने बैंकों की नींद उड़ा दी है। इन 17 बैंकों में शीर्ष पर भारतीय स्टेट बैंक है, जिसके 1600 करोड़ रुपए माल्या पर बकाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 17 बैंकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए किंगफिशर के पूर्व अध्यक्ष विजय माल्या से जवाब मांगा है और बैंकों को अनुमति दी है कि वो माल्या को लंदन में नोटिस भेजें। माल्या का ये मामला सदन में भी उठा और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तारीखों की याद दिलाकर कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं विपक्ष ने माल्या के फरार हो जाने पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किन हालातों में जब अकाउंट बिगड़ा हुआ था और फिर भी सुविधाएं दी गई, ये जांच के विषय है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। पहली बार इनका अकाउंट 30 अप्रैल 2009 को एनपीए हुआ। उस एनपीए के बावजूद भी 21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया और रिस्ट्रक्चरिंग के तहत उनको और सुविधाएं दी गई। और इसलिए ये किस तरह से अकाउंट्स चल रहे थे, क्या क्या सुविधाएं ऐसे लोगों को दी जा रही थी, ये डेट्स अपनी कहानी खुद बतलाती हैं। कि डेट्स पढ़ के इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जैसे कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल। सर, इस साइड में शायद, बल्कि इस साइड मिलाकर शरद जी को छोड़कर सबसे ज्यादा लंबे अरसे में तक और सभी कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टरों के साथ इंदिरा जी से लेकर और पिछले मनमोहन जी तक मैं गवर्नमेंट में रहा और रिकॉर्ड है, आज तक हमने एक नए पैसे की भी किसी को बैंक लोन की सिफारिश नहीं की, एक नए पैसे की। तो सत्ता में रहने का मतलब नहीं, ये बैंक वाले
गरीब आदमी को अगर 5,000 रुपए लोन लेना है उसका भी 1% लेते हैं। ये बैंक न मनमोहन सिंह जी के में है, न इंदिरा गांधी, न राजीव गांधी, न आपके और मैं हमारे लोगों के तो बिल्कुल ही बस में नहीं थे। ये बैंक सब 1%, 2% और 5% पे चेयरमैन और सब ऊपर जिसकी भी अथॉरिटी 5,000 है वहां से लेकर ऊपर तक पैसे लेकर करते हैं। इसलिए जिसने भी इन्वॉल्व है, बैंक वाला है, पॉलिटिशियन है, इसमें उसको सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसको भी लटका दीजिए ना, उसके साथ जिसने भी किया है करिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरा यह आरोप था कि अगर मैंने ललित मोदी का खाली उधार दिया कि एक भाग गया, उससे हमको सतर्क रहना चाहिए था कि दूसरा ललित मोदी न बढ़े। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन देश के बैंकों का करोड़ों रुपए डूबने की कगार पर है। और सवाल ये उठता है कि माल्या को इतना कर्ज कैसे मिल गया, कौन कर रहा था माल्या की मदद, और इतना सब कुछ होने के बाद भी माल्या देश से बाहर कैसे चला गया। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता जानना चाहती है। अब देखना ये होगा कि इन सवालों का जवाब कब मिलता है, या मिलता भी है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजय माल्या देश छोड़ के बाहर जाने में कैसे कामयाब रहा, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। जी हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और कैसे विजय माल्या देश से बाहर निकल पाने में कामयाब हुआ। ये बड़ा अहम सवाल है। बुधवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि विजय माल्या देश में नहीं है, तो आखिर विजय माल्या है कहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस दिया जाए विजय माल्या को, लेकिन वहीं पे आके सवाल रुकता है कि आखिर विजय माल्या है कहाँ और इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। क्या विपक्ष का जो ये इल्जाम है सत्ता पक्ष पर कि सरकार की मदद से विजय माल्या को देश छोड़ने में देश छोड़ करके जाने में सहायता दी गई है, क्या ये सच है, या फिर ये बात सच है जो सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है कि पहले से ही जब दूसरी सरकार थी तभी से विजय माल्या को मदद की जाती रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों का हम सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप दुबे, जो बीजेपी के नेता हैं। संदीप दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश यादव, जो कांग्रेस के नेता हैं। राजेश यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप दुबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्परंजन, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्परंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आरबी उपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अनुराग सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग सिंह बदकिस्मती से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे ही जुड़ते हैं हम उनको साथ लेंगे और उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी जोड़ नहीं पाए हैं तकनीकी खराबी की वजह से। हम सीधे रुख करते हैं पुष्परंजन की तरफ, वरिष्ठ पत्रकार हैं इसलिए इन्हीं से सवाल करते हैं। पुष्परंजन, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि विजय माल्या देश छोड़ के चले गए? देखिए, मुमकिन वाली बात नहीं है। इनको 1 साल पहले सीबीआई की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। लुकआउट नोटिस में ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रेस करते रहेंगे कि कहाँ जा रहा है आदमी, क्या कर रहा है। और जब जब वो गए हैं, इससे पहले भी कई बार वो विदेश गए, तो उसकी सूचना जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है या और भी दूसरे जो कंसर्न अथॉरिटी है वो उनको मुहैया सीबीआई को होती रही है, सरकार के ध्यान में भी रहा है। तो लुकआउट नोटिस का मतलब ये नहीं होता आप जाने ही नहीं दे देश से बाहर, या इस तरह का वो नोटिस का वो नहीं करता है। तो गए हैं, नॉर्मल कोर्स में गए हैं। अब उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया राजनीतिक कारणों से, जो लग रहा है कि राजनीतिक पूरी राजनीति हो रही है इसके पीछे। और इस राजनीति में होता क्या है कि कीचड़ से लथपथ आदमी हो तो उससे सब भाग रहे हो। जैसे बीजेपी भी भाग रही है और कांग्रेस भी भाग रही है। मुझे याद है अच्छी तरह से 24 अप्रैल 2006 जब पहली बार मेरी मुलाकात विजय माल्या से हुई थी, हनोवर में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे। हनोवर मैसे था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा था। तो उस समय 5 एयरबस खरीदने थे, यूरोप का मेक होता है वो। और उस एयरबस के सौदे के लिए विजय माल्या को बड़ी प्रमुखता से वहाँ पर प्रेजेंट किया गया। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल थी, एयरबस के मालिक हो रहे थे, और वो सारा सौदा हुआ बहुत अच्छे से प्रेजेंट उनको किया गया कि ये भारत के उद्योगपति हैं। और उन दिनों ये राज्यसभा के सदस्य थे या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन एयर अथॉरिटी की एक कमेटी में भी थे विजय माल्या।
तो तमाम सुविधाएं उनको उस समय मिलती गई। जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में, अच्छा अरुण जेटली जिस तरह से कह रहे हैं जी कि ये सब कांग्रेस के टाइम में ही सारा लोन वगैरह बैंक से उन्होंने उठाया है। जी जो लोन का ब्यौरा जो 9,963 करोड़ का ब्यौरा जो 17 बैंकों से लिया गया है, जिसमें ज़्यादातर सरकारी बैंक हैं, तो ये थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन से खेलने की बात है। क्योंकि उनकी जो कंपनी, जो विमान कंपनी है किंगफिशर की बुनियाद जो है उस समय रखी गई थी जब भाजपा की सरकार थी केंद्र में जी। और उस समय भी लोन काफ़ी लिए गए थे। उसका अगर निकाला जाए ठीक से ब्यौरा तो काफ़ी निकलेगा। सरकार उसमें, तत्कालीन सरकार कितना इन्वॉल्व थी वो अलग बात है जी। ये सब चीज़ें जब स्केल्टन जब बाहर निकल के आएगा तब समझ में आएगा। जी। विजय माल्या का वो जिक्र मैं हनोवर का इसलिए करना चाहूँगा कि उस समय भी विजय माल्या ने अपने आप को विमान सेवा को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हम करने जा रहे हैं भारत में और बहुत कुछ क्रांति लाएंगे, ये सपने लेके वहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई थी। और उस समय मनमोहन सिंह या जो दूसरे उनके साथ गए मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत प्रोजेक्ट किया था कि हम पूरा विमान उद्योग को चेंज करने जा रहे हैं भारत में। जी। आज वही विजय माल्या से कांग्रेस हाउस में अपने आप को खींच रही है। बाकायदा विजय माल्या ने वो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग होगी कहीं मेरे पास, तो उसमें उन्होंने भी बहुत कुछ फोकस किया था कि हम किस तरह से विमान इंडस्ट्री को चेंज करने जा रहे हैं। 10 साल भी नहीं टिकी उनकी विमान इंडस्ट्री, 3000 लोग सड़क पे आ गए, कई सारी आत्महत्याएं भी हुई उसमें। लेकिन सरकार, उस समय की सरकार भी, उसके बाद भी जो घटनाएं हुई, कुछ भी उसकी क्रेडिबिलिटी लेने की बात नहीं हुई कि भाई हम क्या उसका रास्ता निकाला जा सकता है, क्या नहीं निकाला जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि जी, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं। बात धीरे धीरे 1999 बोलेंगे फिर बीच में। जी, मेरे पास आंकड़ा है जो आप कह रहे थे। 1999 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की गई थी और 2002 में माल्या को पहली बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2002 से तो लंबा अरसा चला आ रहा है और काफी बातें निकल करके सामने आएंगी। जी, आरबी उपाध्याय, क्या आप इसे कैसे देखते हैं? विजय माल्या भागे हैं या भगाए गए? देखिए, बिना मिली भगत के भागना देश से पॉसिबल नहीं होता। अब दोषारोपण कोई किसी के ऊपर करता रहे, लेकिन है क्या ना, एक विजय माल्या नहीं है। हम देख रहे हैं लगभग 14 लाख करोड़ का नुकसान बैंकों को माल्या जैसे लोगों से है। आप एक तरफ देखते हैं कि एक किसान अगर लोन ले लेता है और लोन नहीं चुका पाता, मुझे पता है, मैं गाँव को बिलोंग करता हूँ, तो वसूली वाले आते हैं उसे पकड़ने के लिए, वो घर छोड़ के भाग जाता है और अगर उसे पकड़ लेते हैं तो फिर उसे बंद कर देते हैं। तो किसान आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि उसके जो सिस्टम में इस तरह का बनाया गया है कि जो गरीब और कमजोर आदमी है, किसान है, मजदूर है, इनको मतलब दबाइए आप। और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, इनका कोई, देखिए 14 लाख करोड़ बैंकों का नुकसान और बैंकों में आप और पैसा डालने के तैयार हैं, तो ऐसे नहीं हो गया। कहीं ना कहीं मिली भगत सभी पॉलिटिकल पार्टियों की होती है, सबका बर्दाश्त होता है। और सेकंड चीज कि यही लोग मोटा डोनेशन है, मोटा फंड इलेक्शन के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब किसी उससे उद्योगपति से पैसा लेती है तो वो उद्योगपति कोई चैरिटी नहीं कर रहा, वो अगर 2 पैसे दे रहा है तो उससे 4 पैसे कमाने की उम्मीद रखता है। चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट हो, चाहे आज की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का यही एक शेड्यूल हो गया है। चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, सबको मतलब ये ना कहीं हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट के उसमें बहुत आसमान को, यहाँ पर एक इस तरह के लोग हैं। लेकिन कोई किसान अरबपति होता हुआ आपने नहीं देखा होगा। कोई किसान या मजदूर कोई 1 साल में या 2 साल में जितनी पूंजीपतियों की पूंजियां बढ़ जाती हैं, वो क्या है, बैंक से लोन इजीली वो मैनेज हो जाता है। कहीं ना कहीं से उनको एक बर्दाश्त मिला होता है तो वो कहीं प्रेशराइज करके बैंक लोन दे देते हैं। अदरवाइज जो डिफॉल्टर कंपनी है, भी माल्या जैसे लोग जो वहां भी 30 एकड़ के बंगले में आप वहां बैंकर स्ट्रीट पर रह रहे हैं और आप कहते हैं कि भी मैं लोन नहीं चुका सकता, उन्हें पता है, उन्हें कानून की खामियां पता हैं। और दूसरा क्या है कि उनके पास इतना पैसा है कि बड़े से बड़ा वकील अपने लिए वो कहीं ना कहीं खड़ा कर लेते हैं और अपने आप को जब यहाँ घिर गए तो वो देश छोड़ के चले भी जाते हैं। देखिए, ये इतना बड़ा एक हमारा तंत्र है, तंत्र का फेलियर ही हम मानेंगे जी, बिल्कुल। और वहाँ हमारा जो हमको रोहतगी कह देते हैं, तो पहले कहते हैं नहीं जाने देंगे, दूसरे दिन कह देते हैं कि वो तो देश छोड़ के चले गए। चलिए, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जी, जाहिर सी बात है, इससे बड़ी विडंबना, चूंकि हमारे पास 2 बड़ी पार्टियों के नेता भी हैं, एक सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ से हैं, एक कांग्रेस की तरफ से हैं। इन दोनों से बाद में प्रतिक्रिया इसलिए लेना चाह रहे हैं कि जब तमाम चीजें सामने आ जाएं फिर इनसे सवाल करें, इनका जवाब लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अनुराग सिंह,
इसके कानूनी पहलू को अगर समझने की कोशिश की जाए तो अब क्या कुछ नजर आ रहा है, कैसे वापस विजय माल्या को यहां लाया जा सकता है? आउटलुक नोटिस जारी होने के बावजूद कोई जा सकता है देश छोड़ करके? देखिए, सबसे पहले विजय माल्या भगोड़ा नहीं है। किसी भी देश की किसी भी न्यायिक कानून ने उनको भगोड़ा घोषित नहीं किया है जी। हाँ, लुकआउट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि आप न्यायिक प्रक्रिया में वांछित हैं जी। आप कभी भी देश से बाहर जाएंगे तो आपका पासपोर्ट नंबर फीड होता है, वो फ्लैश करता है इमिग्रेशन में और आपको बताना पड़ता है क्यों जा रहे हैं और वापस आने की प्रक्रिया होती है जी। मौजूदा स्थिति में मुझे लग रहा है कि चूंकि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया नहीं चुका रहे हैं तो हर व्यक्ति यही बात कर रहा है कि विजय माल्या भाग गए। मुझे लगता है कि वो भागे नहीं, वो देश से बाहर गए हैं। अच्छा, तो जानकारी तो होनी चाहिए ना, अगर देश से बाहर गए तो। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का फेलियर है। नहीं, अब जैसे एक दिन वो मुकुल रोहतगी बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें देश से बाहर नहीं जाने दिया जाए और दूसरे दिन बताते हैं कि वो देश छोड़ के चले। मुकुल रोहतगी जो कि वकील देश के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने पहले कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि साहब हम तो वो उनको इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि साहब वो उनको हम जाने नहीं देंगे। बाद में उन्होंने इंक्वायरी की तो पता लगा कि साहब वो तो 2 मार्च को ही शायद जा चुके हैं जी। मेरे ख्याल से 2 मार्च को विजय माल्या देश से बाहर जी, 2 मार्च जी। तो फिर उन्होंने कोर्ट में जाके सच बताया कि वो ऑलरेडी देश से बाहर जा चुके हैं जी। अब ये पूरा मसला आके खड़ा होता है कि जो अभी उपाध्याय जी ने कहा कि जो हमारी कानून की खामी है जी, तो इस पे जितने भी सिपह सालार हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, इमिग्रेशन के अधिकारी हो, पुलिस हो, कि इतनी देर से क्यों जागे। विजय माल्या के धन आज से तो बाकी नहीं है, 2010 में रीस्ट्रक्चर हुआ, 2009 में एनपीए घोषित किया गया जी। लेकिन इस पर किसी का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने विजय माल्या के ऊपर क्या ऑडिट किया, क्या अकाउंट किया जी। बैंक्स की पूरी पैनल की टीम बैठती है जो कि ये देखती है कि पैसा जो गया है वो किस प्रकार से खर्च हो रहा है जी। तो ये तो पूरा घालमेल है। और इसमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल विजय माल्या दोषी नहीं है, बैंकों के अधिकारी दोषी हैं, सरकार के स्तर पर लोग ऐसे भी लोग हैं जो कि दोषी हैं, अधिकारी ऐसे बहुत से होंगे जो जिनका कि इसमें दोष सामने निकल के आएगा। और बाद में अभी जो ये बाहर गए हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इमिग्रेशन के अधिकारी वो भी दोषी पाए जाएंगे। जी बिल्कुल जी। राजेश यादव, हम बाद में संदीप दुबे से जवाब लेंगे चूंकि बीजेपी से हैं, ताकि तमाम सवालों का जवाब इनसे ले तो ज्यादा बेहतर होगा। राजेश यादव, जैसा कि अभी अनुराग सिंह ने भी ये सवाल उठाया कि रीस्ट्रक्चर कैसे किया गया एनपीए हो जाने के बावजूद अकाउंट, एक सवाल तो ये भी पैदा होता है। दूसरा ये है कि विजय माल्या को बैंक को रिश्वत देकर लोन लेने में मदद मिली है, यानी रिश्वत देना पड़ा है, चूंकि कहा यह जा रहा है कि एक कंपनी ऐसी थी जब उनकी कंपनी डूब रही थी तब भी एक बैंक ने 800 करोड़ रुपए का लोन दिया विजय माल्या को। और यह मामला 2009 से उठापटक का मामला जो है विजय माल्या के साथ 2009 से चला रहा है, लेकिन उससे पहले भी अरुण जेटली ने कहा 2004 में ही मदद करनी शुरू कर दी गई थी, यूपीए की सरकार आ चुकी थी। आप कैसे जवाब देंगे? जी, ये बात सत्य है कि कई बार बड़े बड़े जो अधिकारी हैं बैंकों के वो रिश्वत लेते हैं और बड़े बड़े जो कंपनियों को लोन इसी आधार पर देते हैं कि उनकी जेब गर्म हो जाती है। ये सत्य बात है और हो सकता है इसमें भी ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि जो 900 करोड़ की संपत्ति दे 9,000 करोड़ 900 की दिखाई है उन्होंने। अच्छा। उस पर जो गारंटी दी है वो 900 करोड़ की संपत्ति की गारंटी दी है और 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है उनको लोन मिल जाता है। तो इसमें बैंकों की बिल्कुल मिली भगत होगी, लेकिन इसके साथ दुर्भाग्य ये है कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि वो 8 तारीख को का भागना न चाहिए और वो 2 तारीख को भाग जाते हैं उससे पहले ही, और 9 तारीख को बताते हैं कि वो भाग गया है। तो सरकार का जो क्या मतलब, जितनी एजेंसियां थी जांच कर रही थी सारी, सीबीआई से लेके सब ये क्या कर रहे थे, सरकार इसमें क्या कर रही थी, और उन्होंने भाग जाने दिया। और देखिए आज मैं देख रहा था, नहीं, आपसे वित्त मंत्री ने ये भी सवाल पूछे हैं कि क्वात्रोकी कैसे भाग गए। देखिए आपने देखा वित्त मंत्री जी पे वहां कोई जवाब देने को तो था नहीं। बोफोर्स पे आप देख रहे होंगे इतनी चर्चाएं, हजारों चर्चाएं हो चुकी हैं उस पर और सारी चीजें अवगत हैं। वो एक बहाना बचने के लिए भाई जवाब देने, वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि एक पैसे वसूल लूंगा। भाई ये भी तो कहा एक पैसे वसूल लूंगा, कहाँ से वसूल लेंगे वो अवगत कराएं कि भाई मैं ऐसे पैसे लूंगा उनसे यहाँ से।
लेकिन आपको राजेश यादव याद होगा कि 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ्स ने हड़ताल किया था, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे, तब से ये शुरुआत चली आ रही है। तब आपकी सरकार थी, आपने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? ना हमारी सरकार ने क्यों नहीं ठोस कदम उठाए? सरकार केस कौन लेके आया? केस जो सरकार की उस मार्फत से केस गया कोर्ट में। और दूसरा क्या है, क्या सरकार का? अच्छा चलिए ले लेंगे, संदीप दुबे से जवाब ले लेंगे, बोलिए ना। कोर्ट में केस गया। दूसरा क्या है कि इतने दिन से सीबीआई ने, जब ये सीबीआई पे केस चला गया और ये एजेंसियां जांच कर रही थी, हमारी सरकार के बाद की बातें हैं ये सारी, और उसके बाद अरेस्ट क्यों नहीं करा गया? ऐसे आदमियों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। आप इधर तो तमिलनाडु में एक गांव में आप एक ट्रैक्टर, किसी गरीब आदमी ने, आज टीवी पे देख रहा है, किसी गरीब आदमी ने ट्रैक्टर लिया, उसने 3.4 मतलब 3,40,000 रुपए का लोन था, और वो सिर्फ दो किस्त नहीं जमा कर पाया, और उसने बैंकों को बताया कि भाई मेरी फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं इस बैंक को जो है कर्जा नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसको पीटा आज, और पीट के उसको अरेस्ट करके ले गए, और ट्रैक्टर भी उसका खींच के ले गए क्रेन से, और सारी टीवी चैनल पर चल रहा है। तो आप देखिए, सरकार एक तरफ तो ऐसा अन्याय कर रही है, और एक तरफ एक उद्योगपति को वहां सेव करके भेज देती है। तो सरकार का इसमें भेजने में मामले तो आपके जमाने में भी थे, ये मामले तो आपके भी जमाने में थे। अब इससे तो आप तुलना करते रहोगे जो मामले हैं। अभी जो ताजा मामला है आप इसको देखिए, इसमें क्या मतलब कर रहे हैं? ऐसे तो आप उठाते रहेंगे, उन पर सब पर चर्चा हो चुकी है। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गलत किया तो आपने गलत किए, एक भाग गया दूसरे को भाग। अच्छा चलिए, आप ये इस बात से सहमत है कि उन्होंने गलत किया? आरबी उपाध्याय बिल्कुल उन्होंने गलत करा है। नहीं, इनका इशारा कहीं और था। नहीं, मेरा कहने का पर्पज इनका इशारा कहीं और था। वाले एक्सक्यूज करते हैं कि भी काचौतरी भाग गई तो भी हमने इनको ही भगा दिया, तो वो कहीं जस्टिफाइड नहीं हो जाती वो चीजें। तुलना इतनी बार उस पर हजारों बार नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन गिल्टी है कौन नहीं, लेकिन ये एक्सक्यूज ले लेना कि भी वो भाग गए थे तो ये भी भाग जाएंगे, तो यही इस देश का दुर्भाग्य है। और यही सिस्टम के जो ब्लैक होल्स है ना, कहीं ना कहीं देखिए पैसा कहां से आया, बैंकों के पास पैसा कोई कहां से है? अभी आम जनता का पैसा है, गरीब आदमियों का पैसा। संदीप दुबे से जवाब लेना जरूरी है। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ जी, जल्दी से। विजय माल्या डिफाल्टर नहीं है। देखिए, अदानी जी की कंपनी डिफाल्टर है, अदानी साहब डिफाल्टर है, वीडियोकॉन डिफाल्टर है, एसआर जो कंपनी है वो डिफाल्टर है। 14 लाख करोड़ के लगभग बैंकों का क्या सबक लेगी विजय माल्या के बाद? क्या अदानी ग्रुप और ये जो सारी चीजें एसआर कंपनी है, वीडियोकॉन है, इन पे क्या कार्रवाई करेगी? इसको सरकार को अवगत कराना चाहिए देश को। जी चलिए, अब जवाब ले लें, संदीप दुबे से जवाब ले लें। मेरा कोई सवाल नहीं संदीप दुबे आपके पास। आपने तमाम मेहमानों की बात सुनी जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट हैं स्टूडियो में मौजूद, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस बात कर रही है अव्यवहारिक बातें हैं, उसके पीछे रीजंस हैं। या मेरे साहब गुप्ता जी बैठे हैं, वो भी जो बातें कह रहे हैं अव्यवहारिक बातें, क्योंकि वो समाज को जो दिख रहा है वो समाज उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। सच्चाई ये है कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उससे पहले भी एक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है भारत में काम करता है, जिसके भी पैसे, बैंकों के पैसे कहीं डूबते हैं या और भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे रिकवरी ट्रिब्यूनल में वो मैटर चलता है। ये मैटर चूंकि सारी बैंक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में गई थी, वहां पे ये मैटर लंबे अरसे से चल रहा है। अब उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अगर कांग्रेस ने वहां केस कमजोर किया तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है, हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं, क्योंकि आज हम सत्ता में आ गए। दूसरी बात, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में हमें लगता है कि 50 से 60 एडजर्नमेंट हुए कांग्रेस के समय में, बार बार एडजॉर्नमेंट वहां पे हो रही है। वो मैटर जब वहां से नहीं हो पा रहा है तो बैंक भाग के सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर केयर करा इस केस का। आज ये मामला हम लोग के सामने इस रूप में आया है। अब दूसरी साथी कह रहे हैं कि ये तो सरकार ने भगा दिया, तो कांग्रेस के साथी लेकिन आपको बताऊंगा संदीप दुबे जी, आप ही बोलेंगे। भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं वकील हूं, मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। देखिए, जब ये लोग बोलते हैं तो आप भी मेरे साथ ही ना इंसाफी करते हैं, इनको तो बोलने देते हैं। आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। एक चीज मैं बताता चलूं कि पूर्व सीबीआई चीफ जोगिंदर सिंह का कहना है कि माल्या के देश छोड़ के चले जाने की जानकारी सरकार को थी।
अब मेरी बात तो सुन आप लीजिए बोलिए, साहब। आप बोलिए। यही बात मैं ये कह जोड़ रहा दिया था, मैंने आपने इसमें। मुझे बीच में हाँ। अब मेरे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भाई वो तो उसे भगा दिया, वो भगौड़ा है। अब ये जो है ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भगौड़ा है। अरे भाई वो अगर डर के भागा है तो सरकार अगर उसके समर्थन में होती तो वो भागता क्यों? सरकार जब आपकी थी तो वो इसी देश में था, तब तो वो नहीं भागा क्योंकि आपका समर्थन था। और आज वो भाग रहा है, आप कह रहे हो भगौड़ा है, हमने समर्थन देके भगा दिया। यानी कि हमसे वो डर के अगर भाग गया है ना, तो वो भी हमारे ही यानी समर्थन सरकार की बात से हो। जो तो डर जाए वो भाजपा को देश किसी छोड़ के तरह भाग जाए। इस सरकार को देखिए, एन कैसा के भाग रहे हैं, कैसे घेरा जाए, इस सरकार पे कैसे उंगली उठाई जाए और सरकार को कैसे बदनामी की जाए। आप सभी सामाजिक कार्यकर्ता और ये जो समाज के ताना बाना बुनने वाले लोग हैं उनसे बेहतर ढंग से देखिए, कौन आप कह सकता वकील है? हैं, वकील साहब कितनी अच्छी बात कह रहे थे, आप। अनुराग जी ने लीगल बात करी और मैं भी एक वकील होने के नाते उस व्यक्ति को भगोड़ा नहीं कह सकता। हाँ, उस व्यक्ति की जो मैं बार बार सरकार की तरफ से एक ही कहता हूं कि उस पैसे का एक एक पाई जो जनता का पैसा है उस व्यक्ति के पास है, उससे निकाला जाएगा, उसे जेल भी होगी, जेल में उसको डाला जाएगा। ये सरकार प्रतिबद्ध है, आपको वचन देते हैं यहाँ पे बैठ। चलिए, अब इसमें मोदी जी कहां से आ गए? इसमें सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें आपने मोदी जी को ला दिया। कांग्रेस के मोदी साथी की बात जब कर तक रहे हैं, मोदी की बात कर रहे हैं। 50 बार मोदी जी का नाम नहीं लेते, आप लोग दोनों आप से- पेट का पानी नहीं बात कर रहे संदीप हो। दुबे और दूसरा से दुबे ये जी, जवाब लेना था। अटॉर्नी संदीप जनरल दुबे ने, सरकार राजेश में यादव, सरकार में संदीप आप दुबे ने ये क्या बात कही क्या है करेगा? बीजेपी की नेता की हैसियत से, क्योंकि सरकार इनकी है केंद्र में, कि एक एक पैसा वसूला जाएगा, देश में वापस लाया जाएगा। देश में वापस लाया जाएगा का मतलब यह होता है कि कोई देश छोड़ के भाग चुका है, यही मतलब होता है देश में वापस लाने का। अटॉर्नी जनरल ने रुकते हैं कहा हम, भाग एक गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो विजय माल्या का मददगार कौन, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि विजय माल्या इन दिनों देश में नहीं है, देश से वो जा चुके हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस था, बावजूद ये वो देश छोड़ करके जा चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है, बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब सरकार को भी देना है और विपक्ष से भी सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ सवालात किए गए हैं। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले संदीप दुबे अपनी बात रख रहे थे जो सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखते हैं। हम एक बार फिर पुष्परंजन के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्परंजन, क्या इन सब चीजों के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है? अटॉर्नी जनरल का दावा है कि माल्या ने लोन के लिए जो संपत्ति बैंकों में गिरवी रखी थी वो लिए गए कर्ज का 15वां हिस्सा भी नहीं था, बावजूद इसके बैंक ने कर्ज दे दिया। देखिए, वैसे वो भगोड़ा वाले विषय पे हम जो बात हम लोग कर रहे थे, 30 तारीख को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना है जी। अब 30 तारीख को हाजिर होते हैं नहीं होते हैं, सरकार उसके बाद शायद जी भगोड़ा घोषित करी है। जो भी है सरकार की दृष्टि से भगोड़ा नहीं है, पहली बात जी। दूसरा, आप कह रहे हैं कि उनसे लोन की रिकवरी कैसे होगी जी। बड़ा कुछ फैक्ट को देख के बड़ा आश्चर्य होता है। 2010 में जब उन्हें दोबारा जब राज्यसभा के लिए उन्हें लाया गया जी, उस समय कर्नाटक से उनको बीजेपी ने 30 सरप्लस जो मेंबर थे उनको व्हिप जारी किया था कि आप वोट देंगे विजय माल्या के फेवर में जी। उस समय 27 जनता दल यूनाइटेड के भी सदस्य थे, उनको भी उन्होंने भी वोट दिया था बीजेपी के अलावा। तो एक फैक्ट बीजेपी का ये है, बीजेपी का एक चेहरा जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा चेहरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को उन दिनों अपना डिक्लेरेशन जब दिया विजय माल्या ने तो कहा कि उसके ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, जीरो डेप्ट जी। उसने कहा, बाकायदा वो डॉक्यूमेंट है वहां पर जी। शेयर बॉन्ड उसका था 591 करोड़ का, बैंक डिपॉजिट 4 करोड़, फरारी कार जिसके पास की 400-500 कारें हैं, उसने कहा कि सिर्फ 25 लाख की फरारी कार मेरे पास है, सिर्फ एक अदद। ज्वेलरी जो कि लदा रहता है गहनों से, तो 4 करोड़ की ज्वेलरी है और 75 करोड़ के आसपास का और भी एसेट उसने दिखाया था। मतलब कुल मिलाकर 615 करोड़ का। उसमें कोई भी अचल संपत्ति का ब्यौरा उसने नहीं दिया था कि हमारे पास है। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं यूरोप में या अमेरिका या जो भी कई सारे आइलैंड खरीदे हुए उसने, तो आप रिकवरी करेंगे कैसे? एक आदमी जो कह रहा है कि आप हमारे पास सिर्फ 615 करोड़ का एसेट जो है, बॉन्ड्स वगैरह आप सीज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी कंपनियों में जो भारत में शेयर वगैरह खरीदे हुए हैं या कंपनियां, उसके पास कई मीडिया हाउस उसने खरीद रखा है, एशियन जैसा मीडिया हाउस उसके हाथ में है या और भी कई चीज़ें। तो कर क्या लेंगे आप उसका? जो आदमी बिल्कुल उस सिस्टम को यूज कर रहा हो, उस सिस्टम। लेकिन मेरा जो सवाल था पुष्परंजन, मेरा ये सवाल था कि 15वां हिस्सा गिरवी रखा, यानी कि जो संपत्ति बैंक में गिरवी रखी थी वो लिए गए कर्ज का 15वां हिस्सा था, सिर्फ 15वां हिस्सा था जितना कर्ज मिला। तो बैंक इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकता? बिल्कुल नहीं भाग सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक किसी भी बैंक के बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है जी। एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी सस्पेंड नहीं हुआ है जी। मतलब कि उनकी क्या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? आज हाउस में, लोकसभा में जयंत सिन्हा बयान दे रहे थे कि 554 डिफॉल्टर हैं देश में जो 5,000 करोड़ से ऊपर बैंक से पैसा लेके खा गए हैं। 14 लाख करोड़ का है ना जी। तो 554 डिफॉल्टर से अब इसी तरह के विजय माल्या से 554 अगर हैं देश को लूट के बैठ गए हैं, आप कैसे रिकवर करेंगे? आप बहुत सारी अथॉरिटी बैंक को दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे उनको ताकत देने जा रहे हैं, बहुत सारी अथॉरिटी देने जा रहे हैं, बैंक जिम्मेदार, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी तो नहीं दे रहे हैं कि अगर आपने पैसा रिलीज किया है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपको भी जेल भेजा जाएगा, आप अधिकारी हैं, किस आधार पर आपने दिया है। और फिर रिजर्व बैंक इसमें इन्वॉल्व होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बड़े लोन पे इन्वॉल्व होती है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रिजर्व बैंक कैसे ओके कर रहा है? अगर 1000 करोड़ का लोन सैंक्शन हो रहा है तो रिजर्व बैंक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है उसमें। ये 2 करोड़ और 5 करोड़ का मामला नहीं है। तो दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं और बैंक को भी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा था कि जब बीजेपी उनको समर्थन कर रही थी उस 2010 वाले जब राज्यसभा वाले सेकेंड टर्म के लिए, तब क्या उनको ये वेरीफाई नहीं करना चाहिए था कि हम जिस प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं फ्रॉड है, उसने जीरो डेप्ट दिखाया हुआ है, उसने कोई अचल संपत्ति नहीं दिखाई हुई है, लाखों करोड़ रुपया निगल चुका है देश का,
क्या बीजेपी को ये वेरीफाई करने चलिए की जरूरत संदीप नहीं दुबे थी? से जवाब ले लेते हैं। ये जी संदीप दुबे से जवाब ले लें। जी संदीप दुबे, क्या जवाब है इसका जो पुष्परंजन ने सवाल 2010 उठाए में हैं? जो पुष्परंजन जी बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस ने भी लोकसभा के अंदर सॉरी राज्यसभा के अंदर उनकी मदद करी थी। देखिए वो बात आप बार बार ना बीजेपी कांग्रेस और इस तरह की बातें करके नहीं, accountability दोनों पार्टियों की है। आप पॉलिटिकल बात करके इस तरह की बातों ही को पर्दा पड़ेगा। डाल रहे हैं। आप करना ही पड़ेगा। जो पार्टियां थी इस देश में उसमें उस पाप के भागीदार हैं। सर सुनिए तो साहब, जो पार्टियां इस देश में उस पाप के भागीदार हैं। सिस्टम को ही अच्छा लूटा गया है, दिखता है, सिस्टम को चूना लगाया है। तो इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा ना हम सब लोग को मिलके। अगर हम लोग आज यहाँ बोल दें, हम कहें तू चोर तू चोर तू चोर, तो क्या इसका समाधान थोड़ी हो जाएगा? इसके समाधान पे चर्चा करें कि जो जनता को पैसा है वो कैसे आए और किस तरह से रिकवर हो। देखिए जो हमारी देश की कानूनी प्रक्रिया, उससे ना आप अछूते हैं ना हम अछूते हैं, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। और किसी की भी सरकार हो, मैं कांग्रेस को अभी दोष देने बैठ जाऊं तो 100 गलतियां निकाल सकता हूं। और आप चले जाइए कांग्रेस के सामने दलाली प्रथा कितने जोरों पे, कमीशन खोरी कितने जोरों पे, तरफ खूब इशारे किए गए हैं राज्यसभा में, पैसे दिए जा रहे वित्त हैं। मंत्री अरुण जेटली भाजपा की को अभी तरफ से। घेरना ये और सरकार को घेरना ये गलत होगी, बेमानी होगी। उसके पीछे रीजन है, मतलब कि एक क्वार्टरोकी को आप भगाइए तो हम दो को भगाएंगे। हम ललित मोदी को भगा देंगे, इसको ही भगा देंगे। ये सरकार नहीं लायबल होती है, आपको पता होना चाहिए। कोर्ट की प्रोसीजर नहीं पता है आप लोगों को, तो इस तरह की के मामले होते हैं, वो मामले डीआरटी में चलते हैं और डीआरटी के अंदर जो प्रावधान होता है वहां अलग न्यायालय बैठे हुए हैं और न्यायालय की प्रक्रिया का पालन सरकार को भी करना है। सरकार न्यायालय से ऊपर नहीं है। आप लोग जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि सरकार न्यायालय से भी ऊपर है और सरकार को पावर है किसी को पकड़ो और किसी को जेल में डालो, किसी को। ये जिम्मेदारी किसकी इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा जो है बेहतर भाषा नहीं थी। एयरपोर्ट पे रोका जाए, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि एयरपोर्ट पे रोका जाए? मैं वही बात कह रहा हूं, जब न्यायालय की तरफ से कोई आदेश है, क्या न्यायालय ने कह दिया था आप लोग मेरी बात अब सुनिए, आप बीच में टोक देंगे। जब बेहतर बातें होंगी तो जनता तक जाने नहीं देंगे। जरा ये भी समझाते चले कि जिम्मेदारी देखिए जैसे अनुराग जी ने बोला, मैं उस व्यक्ति का कभी भी समर्थन नहीं करता जो इस तरह का काम किया है। ठीक है, उसने अगर देश के लोगों का चूना लगाया है, उसने कंपनी उसकी फ्रॉड गई है, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उस पर सरकार पालन करेगी। सरकार के पास जो भी जानकारी है वो जनता के बीच शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। आप लोग बार बार सरकार को घेरने की कोशिश करोगे। कोर्ट के आदेश का पालन करने का काम सरकार का है और वो सरकार कर रही है। हाँ, इसमें एक बेहतर चर्चा ये होती, जैसे अनुराग जी ने अभी कहा जब हम लोग ब्रेक पे थे, कि ये जो कंपनी एक्ट है इसमें बदलाव की जरूरत है, इन सब में सुधार की जरूरत है। जो इस तरह के फ्रॉड लोग समाज में जन्म ही ना लें, उनका जन्म ही ना हो, इस पे कैसे रोका जाए? इस विषय पे क्यों नहीं चर्चा हम लोग करते? दुबे मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। बोलिए ना, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि विजय माल्या बाहर न जाए देश के? वो देखिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसी व्यक्ति को कहती है। हाँ, मैं बताऊं, कोर्ट ने अपनी उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की कि वो जाने से पहले कोर्ट के आदेश की का अवहेलना नहीं करेगा, उसका पालन करेगा और उसको बाउंड डाउन करती है कि आप अपनी पासपोर्ट बताएंगे कि कहां जा रहे हैं, सूचना देंगे। चूंकि सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। भाई बात तो आप सुनिए ना साहब, आपके यहाँ ऑफिस का कोई कर्मचारी जिसको आपको सूचना देके जाना है, वो बिना सूचना दिए अगर चला जाता है, उसमें दोषी आप हैं। अगर वो ऐसा किया है, वो गलत करके गया है, सीबीआई जांच हो रही है, हम उसको पकड़ के अब जेल में डालेंगे। हम कहां भाग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं वो पकड़ में आए, उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। इससे बड़ी सरकार की क्या बात है? एक एक पाई एक एक पैसा पार्टी है और क्या मानेंगे? मुकुल रोहतगी जी और सुप्रीम कोर्ट में गए। अरे साहब, सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे सिस्टम में तो सीनियर है। दिक्कत सिस्टम की तो है, वो उनको इस सिस्टम की तो दिक्कत है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। दिक्कत क्या है कि आप उस सिस्टम को समझ नहीं रहे हैं और आप एक अपनी सिस्टम बना के और डिबेट में बैठ के अपनी तरह से बात कर रहे हैं। जनता को समझाएंगे तो जनता गलत समझती है, दिशा में समझेगी। जो जांच हो रही है सीबीआई में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पार्टी हैं, उन सब कि वहां पे पेशी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट पेशी तय कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट मत बन जाइए। यहाँ तो मीडिया में जो डिस्कशन हो रहा है ये भी गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रही है, हम उसके पहले ट्रायल कर रहे हैं। किसी को बोलना नहीं चाहिए, फैक्ट है, नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश में ये नया चलन है, बोलेगा तो गलत है। आप ये नए हमारे देश में नया चलन है। आप जो कहें होने के नाते पर चर्चा कांग्रेस तो चाहती है कि इस देश में किसी तरह से
आप और वो बोलना चाहते हैं, ऊल फजूल जुलूल बातें करती है। देखिए इस तरीके से आप पाक साहब नहीं घोषित हो जाते हम हैं। पाक साहब तो बोल रहे हैं साहब, हम तो कह रहे हैं उसको गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे, जेल में टूट देंगे, जनता का भाई भाई बदलेंगे। आपको सिस्टम नहीं पता, आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता, क्योंकि अनुराग सिंह आगे राजेश यादव ये भी वकील है, अनुराग सिंह भी वकील है। कौन अनुराग सिंह जिम्मेदारी कैसे तय कर सकते हैं? जिम्मेदार हूं क्या मीडिया जिम्मेदार है? जी एक मिनट। अरे साहब वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, को भागा है, उसको सजा मिलेगी। दूसरे वकील से पूछिए क्या बहस होनी चाहिए थी। जी दूसरे वकील से भी पूछ लें। अनुराग सिंह आप भी सुन रहे हैं, संदीप दुबे वकील भी हैं, नेता भी हैं, जो बात ये कह रहे हैं आप सहमत हैं या नहीं है? चूंकि हम लोग को इतनी जानकारी नहीं है इस मामले में, आप बताएंगे बेहतर। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया है कि जिस शख्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस है वो राज्यसभा का मेंबर कैसे हो सकता है। एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि माल्या को इंडियन एम्बेसी के जरिए नोटिस भेजा जाए, ये दूसरी बात। और तीसरी जो पहली वाली बात थी संदीप दुबे की, वो भी आपने सुना, बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आ जाऊं इस तथ्य पर कि लुकआउट नोटिस है तो वो राज्यसभा का मेंबर कैसे है। जी तो राहुल गांधी जी ने पता नहीं क्या सोच के बोला है। जी। यहाँ तो लोग चार्जशीटेड हैं, क्रिमिनल मुकदमे में नामजद हैं, सजा याफ्ता हैं, फिर भी सांसद हैं। जी तो इसमें और इसकी पूरी फहरिस्त है। वरिष्ठ पत्रकार दोनों बैठे हैं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा इस बात। नहीं ठीक कर रहे हैं, जी बिल्कुल, नंबर एक। बताइए। नंबर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो संदीप जी ने बहुत खूबसूरती से बचाया अपनी जिम्मेदारी को। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, जी प्रश्न ये है कि जब लुकआउट सर्कुलर था तो इमिग्रेशन से वो आदमी कैसे चार्टर्ड प्लेन से निकल गया। जी ये बड़ी बात। इस पे ना तो अरुण जेटली जी ने कोई बयान दिया, ना अभी तक मुकुल रोहतगी जी अब 30 तक वेट करेंगे कि साहब मलाय साहब आ जाए तो बयान देंगे। चलिए अब वो 30 तक आए नहीं आए ये तो बात हो जाएगी, हवा में बात हो जाएगी। लेकिन अगले 30 दिन के अंदर सरकार को ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व था एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन अधिकारी हो, सुरक्षा अधिकारी हो, पुलिस का हो या कोई और हो, उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जाए। क्योंकि जहाज इतनी आसानी से नहीं उड़ता, उसका पूरा ब्यौरा होता है, वो 2 मिनट या 2 सेकंड के अंदर जहाज नहीं उड़ सकता। तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और चूंकि महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो मुझे लगता है कि संदीप दुबे जी को आज चैनल पर यह कहना चाहिए कि ये फॉल्ट है, इसको एक्सेप्ट करें और इसको करेक्ट कैसे करेंगे इस बात को बताएं। वकील के नाते एक छोटी सी चीज हम लोगों का भी ज्ञान बढ़ाई और दर्शकों का भी। संदीप जी जैसे कह रहे थे कि इस पे तो बहस होनी ही चाहिए क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हम लोग बेकार भी चर्चा कर रहे हैं। आप क्या अपना ओपिनियन? देखिए हम लोग मेरिट पे तो बात कर नहीं रहे हैं जी। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अमुक 5 से 6 साल हो गए, 9,000 करोड़ रुपए जिसके सर के ऊपर बाकी है, और वो हर प्रकार से इस देश विदेश में अपने धन व्यवस्था की एक तरीके से कहें घिनौनी प्रदर्शन कर रहा है। वो पिछले 5 साल से कैलेंडर बना रहा है, जहाज खरीद रहा है, बिल्कुल इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहा है। 2012 से 3,000 से ऊपर एम्प्लॉइज है जिसको उसने तनख्वाह तक नहीं दिया जी। तो ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस या बीजेपी का मसला नहीं है, ये एक सामाजिक मसला है कि आपके यहाँ एक जगह एक तरफ घर में रोटी नहीं जा रही है और दूसरी तरफ आदमी ज्वेलरी पहन के घूम रहा है, सिर्फ ये कह के कि साहब कंपनी दिवालिया हो गई है और मेरी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बनती है। जी बिल्कुल, संदीप दुबे से जवाब चाहेंगे हम। संदीप दुबे जवाब दे। देखिए जी फिर आएंगे राजेश यादव आपके पास। जो बातें अनुराग जी ने कही उसके लिए ऑलरेडी आप कह रहे हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा ऑलरेडी सरकार ये बात कह चुकी है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि हम उसे अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। और सीबीआई चूंकि जांच कर रही है, उस जांच में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सीबीआई स्वतंत्र रूप से उसमें जांच कर रही है और कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला अधीन है। आपको लगता है कि हर काम सरकार में बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री जी कर दें? सीबीआई कैसे वर्क करती है हम सबको पता है, सजग है। और आपको बता दें, हम बार बार यही बात कह रहे हैं, आप एक कमिटमेंट करिए ना कि जो भी आदमी इन्वॉल्व है उसको बनाने में उसको सजा देंगे। लोग हों, इंक्वायरी की क्या बात है? वो चाहे एयरपोर्ट पे कोई अथॉरिटी के लोग हों बैठे हों या कोई राजनेता हो, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जिनकी गलतियां पाई जाएंगी वो सब लोग सलाखों के अंदर होंगे और पाई जनता का पैसा वसूला जाएगा। ये बात जो बोली जा रही है वो हर चैनल इस बात को कहिए। सरकार भी ये बात कह रही है, तो आपको तो इस सरकार पे विश्वास करना पड़ेगा। आप अगर सरकार को बदनाम करने विश्वास डोल चुका है सरकार पे इस बात से। सिस्टम को आप ऐसे सुब्रतो राय जेल में है, आप देख लीजिए, इसी वजह से सिस्टम पे तो भरोसा करना पड़ेगा। पूरा भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है, लेकिन सुब्रतो राय की बात तो अगर केस कमजोर है
जिम्मेदार हमारी 1.5 साल से आई है, 2 साल की केंद्र सरकार नहीं हो गई। कहता है मैं देने में चलिए, सक्षम नहीं हूं। राजेश यादव, संदीप दुबे ने वादा किया है क्योंकि सत्ता पक्ष से हैं। राजेश यादव, अरुण जेटली ने कुछ सवाल किए हैं कांग्रेस से, मैं उस सवाल को आगे बढ़ा दूं आप तक, फिर आपसे जवाब लेंगे। माल्या की कंपनी को 2004 सितंबर में पहली बार सुविधा दी गई, 2 फरवरी 2008 को फिर लोन दिया गया। जब उस वक्त अकाउंट बिगड़ा था तो लोन क्यों दिया गया? अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। 30 अप्रैल 2009 को पहली बार अकाउंट एनपीए हुआ, लेकिन फिर 21 दिसंबर 2010 को इसे रीस्ट्रक्चर किया गया। ये अरुण जेटली का कहना, आप जवाब दें। ना, अरुण जेटली जी अपने बचाव में कुछ तो कहेंगे। अच्छा, ये बचाव में कही गई बात है। आप ये देखिए, ये सच नहीं है। ना, बैंक ने लोन दिया तो उसमें कांग्रेस की या सरकार की, उस समय सरकार की क्या भूमिका थी? अच्छा, भाई बैंक और लोन तो बैंक दे रहा है ना। किसी अधिकारी ने रिश्वत लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जेल भेजो। और इस तरह की राज्यसभा में भी हमारे जो गुलाम नबी आजाद ने सारी स्थिति से अवगत कराया है जी। जब इस तरह की घटना, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राजेश जी आपसे एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, सरकार की भूमिका होती है। मैंने शुरू में ही उदाहरण दिया था कि 2006 अप्रैल में जर्मनी के हनोवर में जब एयर बस 5 खरीदने थे इसको, तो उस समय सरकार के जो सबसे बड़े मुखिया हैं मनमोहन सिंह वहां खड़े थे, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और सौदा हो रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है जो बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं। करंट में भी सरकार ने कहा भी फलानी कंपनी को इतने करोड़ रुपए दे दो, लोन दे दो, मतलब ऐसा नहीं है। लोन बैंकों को जो बैंक देती है, बैंक की भूमिका खुद की होती है और इंडिपेंडेंट संस्था है। देखने और देखिए वो प्लेन तो बैंक के थ्रू ही खरीदते हैं, देखने में ही होता है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और होता है। पार्टिकल तो वो बताया है, जैसे मैं भी खुद जानता हूँ, कंपनी का नाम मैं भी खुद जानता हूँ। देखिए, हाँ ना, आप क्या कहेंगे, सब पूरे देश को पता है, गवर्नर को बुला के कहा था। फिर तो ऐसे कहते हैं कि गवर्नमेंट और बैंक अलग है। नहीं, एक देखिए इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर को कह रहा है कि ये लोन दे दो, इसमें रिजर्व बैंक इन्वॉल्व है। नहीं, देखिए दोनों चीजें नहीं, रिजर्व बैंक इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। मैं नाम नहीं ले रहा। ना, मैं उपाध्याय जी, आप नाम नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले देता हूं। मुझे पता है मोदी साहब ने अदानी साहब के लिए कहा था गवर्नर को बुला के, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कहते हैं कि बैंक अलग है, गवर्नमेंट अलग है, दोनों चीजें नहीं होती। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ होता है ये, माल्या के लोन दिलवाने में किसी राजेश यादव की भूमिका हो, किसी को कोई चिट्ठी लिखी हो सिफारिश में, या जैसे गवर्नर को बुला के जैसे मोदी साहब, गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा है कि कोर्ट में सरकार को पार्टी बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए सरकार को पार्टी, अच्छा, बिल्कुल बनाना चाहिए। और जिस तरह से द्विवेदी देखिए, लेकिन एक मिनट, बैंकों का निजीकरण हो गया भारत के अंदर। बैंक इंडिपेंडेंट काम करती हैं, सरकार का हस्तक्षेप उसमें बहुत कम होता है, थोड़ा सा पॉलिसी मेकर की तरह होता है। आप लोग पता क्या होता है, हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा को ठोस सबूतों के आधार पे कोई बात नहीं कहेंगे, जो मन में आएगा, जो परिकल्पना होगी उस परिकल्पना को रख लेंगे। कोई भी बैंक, कोई भी भारत सरकार अगर कोई आदान प्रदान करती है, उनका मामला, उनका व्यक्तिगत मामला, उनके इंस्टीट्यूट का मामला, उनके इंस्टीट्यूट में लूट हुई है, जिस व्यक्ति ने लूटा है अगर वो भागा है तो सरकार भी जिम्मेदारी लेकर उस लूट को ले आएगी, लुटेरे को पकड़ के ले आएगी। अब ये बात आप बार बार से कांग्रेस उनको लगे सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस की जिम्मेदारी बखूबी निभाई होती, इन चोरों का साथ नहीं दिया तो आज हर्ष नहीं होता है। हम चाहेंगे हर जगह सिर्फ आप क्या करते हैं, आपको वोट दिया, आपको चुना, और क्या कौन जिम्मेदार होगा? चुना ना तो सरकार आपकी है, आपको चुना गया, आपको वोट दिया, हमारी गवर्नमेंट कहते हैं जिम्मेदार नहीं। आप लोग चिल्ला रहे हैं, पैसा वसूल करने की बात पे चिल्ला रहे हैं। कोर्ट का काम है, कोर्ट ये आदेश करेगी, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी का, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, ये मानना होगा। ये लूपहोल बिना जिम्मेदारी की सरकार नहीं अगर जिम्मेदारी नहीं होती तो सरकार इंतजार कर रही होती। बुरा तो देखो, मैं चला बुरा ना देखा। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, वक्त कम है। ये पकड़िए जो डिफॉल्टर है, और देश में ऐसे और डिफॉल्टर है, उनको भी पकड़ने की जरूरत है। बोलने दे, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। इससे पहले जब भी वो बाहर जाता था और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताता, अथॉरिटी तुरंत ही सीबीआई को उसकी सूचना देती थी। इस केस में इस समय ऐसा नहीं हुआ है, ये अंतर है, इसलिए सरकार जिम्मेदार है।
क्यों अथॉरिटी सरकार के पुष्प रंजन, ये तो मामला बहुत पुराना है, 2012 से अरे भाई, जो लोग दोषी हैं नहीं, उनको कर्ज लिया था माल्या ने, उस कर्ज पर न कोई ब्याज दिया न प्रिंसिपल अमाउंट लौटाया, ये मामला बड़ा पुराना है। और कांग्रेस जिम्मेदार है कि उसको सुनिए नहीं पा रहा हूँ, ये युगलबंदी हो रही है। बढ़ने दिया। देखिए यही मौका ही नहीं मिल पाया। कांग्रेस का बीजेपी ये जिम्मेदारियां कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तभी सिस्टम में सुधार नहीं, आएगा। ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा। जी, और इसलिए हम चाहेंगे सुधार जी, पुष्प रंजन बहुत संक्षेप अब में। तो लग रहा है कि जी। बेकार है, चर्चा तारीफ करनी चाहिए माल्या की, और मैं तारीफ ही कर देता हूँ कि माल्या ने टीपू सुल्तान की तलवार जो है ऑक्शन में वहां से लेके लिया, देश के लिए क्या किया कि वही बताऊं। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया उसने। जो किंग फिशर बियर है, दुनिया के 52 देशों में वो बियर बिकती है जी, तो मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है किंग फिशर के जरिए। अच्छा, तो इस पक्ष को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई अच्छा, इस पक्ष को आप ब्रांड देख रहे हैं। कई दुनिया में 52 देशों में किंग नहीं, फिशर इस बेच बहाने रहा है। भी तो और कैलेंडर कभी भी लोग भूखे मर जाएं इस देश के, कैलेंडर उसका कभी बंद नहीं हुआ किंग फिशर का। अभी भी सेशल्स में 50 करोड़ का 50 करोड़ बजट का कैलेंडर अनुराग बना सिंह, है। संक्षेप में 2012 से कोई कर्ज पे कोई कर्ज भी नहीं लौटाया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट तो दूर की बात है, ब्याज तक नहीं लौटाया, बावजूद इसके कर्ज भी मिले। देखिए, हमको आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। हमने एक को भगाया तो हम दो को भगाएंगे, ये नहीं चलेगा। नंबर एक जी। नंबर दो, आपके यहाँ जो सिस्टम है, जो कंपनी लॉ का सिस्टम है, कॉर्पोरेट व्हील अब लिफ्ट कर दिया जा चुका है, और डायरेक्टर्स को जब तक आप पर्सनली लायबल नहीं बनाएंगे जी, तब तक इस प्रकार की समस्या चलती रहेगी। जी। और तीसरी बात, जो लोन निर्धारण होता है, लोन जो दिया जाता है, इस प्रक्रिया में बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रोल रहता है। और जी। ये इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती। चलिए, संदीप दुबे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते, संक्षेप में। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो भी हुई, पीछे कोई भी सरकारें रही, क्या गलत करी क्या सही करी, हमारी सरकार वचनबद्ध है, और ऐसे लोगों को उसको हम लोग पकड़ के जेल के अंदर डालेंगे और जनता का पाई वसूल करके जनता के पास पहुंचाने कब तक, कुछ अंदाजा? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे, हम सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश करेगी वो हम काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी 10 दिन में पकड़ के ले आओ, तो पकड़ के ले आएंगे आप? अरे भाई, अभी इधर नहीं, मैं बताऊं, हाँ, आज की नहीं, डेट में नहीं, ये आप कह कोर्ट रहे से हैं। पहले कोर्ट क्यों बन जाते हैं? आप कोर्ट से पहले आप लोग ऐसी कहते परिकल्पना को थोड़ा सा, हाँ, परिकल्पना को रोक के रखना चाहिए, जाहिर सी बात है, प्रयास करें। बढ़िया बात। कयास आराई नहीं होनी चाहिए, अटकलबाजियां नहीं होनी चाहिए। चूंकि हमारे पास वक्त नहीं, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से कि बात को आगे नहीं बढ़ा सके, शायद नतीजे पे तो पहुंच भी नहीं सकते थे जिस तरह से वो हल्ला हो रहा था। पुष्प रंजन साहब ने सही कहा कि इस हल्ले में क्या बोला जाए, और ये हल्ला तो चलता रहेगा जब तक विजय माल्या वापस ना आ जाए। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा कि 30 मार्च को अगली तारीख है, आगे आगे देखिए होता है क्या। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।